नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमलता कुमारी आज आपके समक्ष इतिहास के एक दूसरे प्रश्न को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रश्न है, चोल प्रशासन के बारे में बताइए या सविस्तार वर्णन कीजिए। चोल प्रशासन एक जटिल नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित थी एवं स्थानीय स्वशासन का बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित करती है। चोल प्रशासन में राजा ही प्रमुख होता था, किंतु प्रमुख होने के साथ साथ भी और साम्राज्य विस्तार होने के बाद वो शक्तिशाली भी हो गए थे, किंतु शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो विभागों के अध्यक्षों के साथ परामर्श के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचते थे एवं कोई भी नियम पारित करते थे। चोल प्रशासन के क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, उन सारी विशेषताओं को एक एक करके हम इस वीडियो में आज देखने और समझने की कोशिश करेंगे। चोल काल में उत्तराधिकार के नियम निश्चित थे। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की घोषणा कर देते थे। उन्हें शासन का अनुभव कराने के लिए साथ साथ काम करा जाता था एवं वो राजा के प्रशासन कार्य में उनकी सहायता करते थे। मंत्रिमंडल का उल्लेख चोल काल में नहीं मिलता है, किंतु अभिलेखों से पता चलता है कि उस समय सिविल सर्विसेज की बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई थी। जो अधिकारियों का उच्च वर्ग था उसे पेरुंदनम एवं जो अधिकारियों के छोटे वर्ग थे या निम्न वर्ग थे उन्हें सेरुंदनम नाम से जाना जाता था। अधिकारियों को या दूसरे कर्मचारियों को जो कार्य के बदले वेतन दिया जाता था उसे जीविका के नाम से जाना जाता था एवं किसी विशेष क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़े अधिकारियों को जो टैक्स या कर दिए जाते थे उन्हें पदिका वलकुल्ली नाम से जाना जाता था। चोल प्रशासन की दूसरी मुख्य विशेषता थी आय के साधन। चोल प्रशासन में आय के साधन मुख्य रूप से भूमि व्यवस्था थी। चोल राजाओं ने यह किसानों पर छोड़ रखा था कि वो भू राजस्व को या तो नकद के रूप में या अनाजों के रूप में चुका सकते हैं। भू राजस्व वसूल करने की पूरी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को दी गई थी। वो भूमि की 1/3 वसूली करते थे, बल्कि कई बार विशेष परिस्थितियों में या अकाल की परिस्थितियों में भू राजस्व को या भूमि के कर को माफ भी कर दिया जाता। प्रशासन के आय के अन्य स्रोतों में वन कर, भूमि कर, आयत कर, पशु कर, नदी कर एवं व्यवसाय कर को सम्मिलित किया गया था। जो यह वसूली होता था चुंगी कर, इन्हें कदमई के नाम से जाना जाता था। इन आय का व्यय कहाँ कहाँ होता था? ये जो वसूल किए जाते थे कर, इनका खर्च राजा, राज दरबार, मंत्रीगण प्रशासन पर, मंदिर निर्माण, नहर निर्माण एवं अन्य सार्वजनिक निर्माण नागरिकों पर एवं अन्य तरह के प्रशासन कार्यों पर खर्च किए जाते थे। इससे चोल काल का या चोल प्रशासन का शासन सुव्यवस्थित रूप से चलता रहता था। चोल प्रशासन की तीसरी प्रमुख विशेषता थी सैन्य प्रशासन एवं सैनिक व्यवस्था। चोल प्रशासन अपनी सैन्य व्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। चोल प्रशासन का जो सैनिक थे वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ था: पैदल, घुड़सवार, हाथी एवं नौसैनिक। चोल प्रशासन अपने सैनिक के अनुशासन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे एवं उन्हें अनुशासित रखते थे। सैनिकों की ट्रेनिंग कराई जाती थी और ट्रेनिंग कराने के लिए उन्हें कड़गम नाम के शिविरों में समय समय पर रखा जाता था ताकि वो अपनी सेना के पूर्ण रूप से ट्रेनिंग कर सके। कड़गम एवं गुल्म ये 2 शिविर थे जहाँ पर वो रहकर अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करते थे। चोल सेना का सबसे प्रमुख जो विशेषता था इन चारों में वो था नौसैनिक बेड़ाओं पर अधिकार होना, सुसंगठित होना एवं शक्तिशाली होना। जहाजी बेड़ा का संगठित होने की वजह से ही चोल प्रशासन ने दक्षिण भारत के से आगे बढ़कर समुद्र के पार कई सारे द्वीपों को जीता एवं ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत के बाहर बंगाल की खाड़ी पर उन्होंने झील बना रखी है अपनी। किंतु
चोल प्रशासन का एक जो कमी थी वो यह था कि वो पराजित हुए लोगों के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते थे। महिलाओं एवं बच्चों को भी वो नहीं छोड़ते थे। सैनिक अपनी ट्रेनिंग लेने के साथ साथ अगर वो अपने युद्ध में वीरता दिखाते थे तो आज के समय परमवीर चक्र के समान उन्हें भी क्षत्रिय शिखामणि जैसे पदों से विभूषित किया जाता था। सैनिकों के कई रैंक या पद होते थे, जैसे नायक और महादंड नायक। चोल प्रशासन का तीसरा प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय शासन का विभाजन। चोल प्रशासक अपने शासन प्रांतों को विभाजित करके करते थे। ये बटे हुए प्रांत मंडलम नाम से जाना जाता था। मंडलम के नीचे कुट्टम नाम से प्रशासन को बांटा गया था। कुट्टम के नीचे नाडु थे और नाडु के नीचे कुर्रम होते थे। कुर्रम आधुनिक काल का ग्राम कह सकते हैं, जहाँ का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं देखते थे एवं करों का विभाजन या करों का जो वर्गीकरण था वो भी वह स्वयं करते थे। गांव के प्रशासन का वर्गीकरण एवं वो गांव में कैसे शासन करेंगे इसका विस्तार वर्णन अभिलेखों में आज के समय में भी आपको मिल जाएगा। चोल प्रशासन की प्रमुख व्यवस्था है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में भाग लेने के लिए योग्य व्यक्तियों की चुनाव की जाती थी। पूरे गांव को 30 भागों में बांट दिया गया था एवं वही व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकते थे जिनकी उम्र 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष हो, वह उस गांव के निवासी हो, 1/4 गांव की जमीन पर उनका अधिकार हो एवं वो अपने बनाए गए घरों पर ही निवास करते हों। ग्राम समिति को वरीयम नाम से जाना जाता था। इसमें चुनाव की प्रक्रिया थी कि घड़े से किसी छोटे बालक से पर्चे निकलवाकर उनका चुनाव किया जाता था। ये चुनाव किए गए व्यक्ति के कुछ कार्य थे, जैसे औषधालय का निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, गांव में मंदिरों की व्यवस्था करना एवं ग्रामों से कर वसूल करके चोल प्रशासक तक पहुंचाना। चोल प्रशासन में जो व्यक्ति होते थे वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे जो चोल प्रशासन में भाग लेते थे एवं आर्थिक दंड के रूप में ये कासू दंड लगाते थे। कासू दंड का मतलब है स्वर्ण मुद्राओं को की वसूली करना स्थानीय प्रशासन। चोल प्रशासन की एक और व्यवस्था थी देवदान भूमि की व्यवस्था। देवदान भूमि वो भूमि थी जो चोल राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को या मंदिरों को दान स्वरूप दे दी गई थी। इनसे भी कर की वसूली होती थी, किंतु देवदान भूमि से कर वसूली का अधिकार चोल प्रशासक के बजाय मंदिर के समिति के व्यक्तियों द्वारा वसूली किया जाता था और इनका उपयोग सार्वजनिक कार्यों या कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता था। देवदान भूमि प्रायः ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि थी। ऐसे गांव में 2 तरह के लोगों का निवास था या 2 सभाएं हुआ करती थी, एक सभा और दूसरा उर। सभा उच्च वर्ग के सभाओं को कहते थे और निम्न वर्ग की सभाओं को उर नाम से जाना जाता था। चोल प्रशासन के स्थानीय शासन के विशेषताओं के बारे में आप इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि चोल प्रशासन के स्थानीय व्यवस्था के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी आज इकट्ठा कर ली होगी। धन्यवाद।